दोस्तों नमस्कार। मुक्तिपथ फेसबुक पेज पर आपका फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अमृत क्षति कार्यक्रम के लिए मिल रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे दो वक्ता आज के कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। प्रोफेसर अवधेश प्रधान और प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी। प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, और प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। मैं मुक्तिपथ की तरफ से मैं हिंदी के तमाम दर्शकों, श्रोताओं और वो तमाम लोग जो साहित्य की गतिविधियों में लगे हुए हैं, साहित्यिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और साहित्य के माध्यम से अपने अपने समय की, अपने समाज की एक वस्तुनिष्ठ आलोचना और समझदारी विकसित करते हैं, मैं उन सब लोगों की तरफ से प्रोफेसर अवधेश प्रधान का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, आज अमृत क्षति कार्यक्रम की शुरुआत मुक्तिपथ की तरफ से हो रही है। जैसा कि आप सब ने देखा, हमारे पेज पर देखा होगा कि यह अमृत राय की जन्म शताब्दी का समय चल रहा है। 1921 में अमृत राय बनारस में पैदा हुए थे, प्रेमचंद के बेटे हैं। वो प्रेमचंद के बेटे होने के साथ साथ वे हिंदी के कहानीकार, उपन्यासकार, अनुवादक और जीवनीकार भी हैं। ये उनकी एक स्वतंत्र छवि है। उन्होंने अनेक कहानी संग्रह और उपन्यास लिखे हैं, और इसके साथ ही साथ हिंदी की प्रगतिशील धारा के बहुत शुरुआती दिनों में, जब हिंदी की प्रगतिशील धारा की आलोचना और प्रगतिशील धारा की का साहित्य स्थापित हो रहा था, तो अमृत राय उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार की तरह मौजूद है। ये साहित्यकार का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। मुक्तिपथ ने यह तय किया है, यह निश्चय किया है कि शताब्दी वर्ष में कम से कम 2 से 3 आयोजन अमृत राय की जन्म शताब्दी पर करेंगे। उसका शीर्षक होगा जन्म क्षति। जन्म क्षति, जन्म क्षति, अमृत क्षति के की शुरुआत के पहले पड़ाव पर आज दो लोगों का, प्रोफेसर अवधेश प्रधान का, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी का व्याख्यान है। दोस्तों, मैं प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी के बारे में आपसे थोड़ी सी बातें साझा कर लेना चाहता हूँ। यद्यपि प्रोफेसर अवधेश प्रधान हिंदी समाज में, हिंदी जगत में एक बहुत ही प्रतिष्ठित आलोचक के रूप में उनकी ख्याति है। वे 1954 में गाजीपुर के सुल्तानपुर गांव में पैदा हुए थे, और उन्होंने अपनी स्नातक की, स्नातकोत्तर की और पीएचडी की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से की। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय विभाग के हिंदी विभाग में ही प्रोफेसर पद से अभी बहुत ही जल्द, पिछले ही सत्र में वे सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रोफेसर अवधेश प्रधान हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी आलोचक के रूप में उनकी ख्याति है। वे अपनी आलोचना को अपने समय और समाज के अंतर्द्वंद और अपने समय की विशिष्टताओं के बीच में केंद्रित करते हैं, और उसे हर हाल में, हर स्थिति में उसे जनता के नजदीक ले जाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। प्रोफेसर अवधेश प्रधान अपने समय में उन थोड़े से साहित्यकारों में हैं जिन्होंने लिखने के साथ साथ जनता को जागृत करने के लिए उसे कह करके, उसे उससे उसके बीच में व्याख्यान दे करके, भाषण दे करके, उनके बीच में जाकर के नुक्कड़ नाटक करके, गतिविधियों के जरिए उसे जागरूक करने का प्रयास किया है, लगातार कर रहे हैं। उनकी कृतियों में प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं, कीर्तिलता और विद्यापति का युग,
साहित्य और समय, स्वामी सहजानंद और उनका किसान आंदोलन, और साहित्य अकादमी के लिए धूमिल पर लिखा गया उनका निबंध सुदामा पांडे धूमिल, ये उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक किताबों का संपादन किया है। काव्य और अर्थबोध जो त्रिलोचन के आलोचनात्मक गद्य का एक संकलन है, उसका संपादन है। कविता का शुक्ल पक्ष, स्वामी सहजानंद की किसान आंदोलन संबंधी रचनाएं, इसके अलावा जैसे कि मेरा जीवन संघर्ष, किसान कैसे लड़ते हैं, खेत मजदूर और झारखंड के किसान, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान क्या करें, और महामना के विचार एक चयन, यह प्रोफेसर अवधेश प्रधान की संपादित किताबें हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर प्रधान ने मेरे गुरुदेव विवेकानंद जैसा, मैंने उन्हें देखा, सिस्टर निवेदिता लिखा हुआ, उसका अनुवाद किया है। और कालिदास के मेघदूत का भोजपुरी में अनुवाद किया है। प्रोफेसर अवधेश प्रधान हिंदी में बहुत ही ख्यातिनाम हैं। मैं इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अवधेश प्रधान से उनका स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं कि वे अमृत शती के शुरुआती ये जो पहला व्याख्यान है, में वो अपना व्याख्यान देंगे। मैं बहुत ही आदरपूर्वक उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान देंगे। उनके व्याख्यान का केंद्र का शीर्षक होगा प्रेमचंद की उत्तरजीविता और अमृत राय। प्रोफेसर अवधेश प्रधान। मित्रों नमस्कार। मैं सबसे पहले मुक्तिपथ के साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अमृत राय की जन्मशती के अवसर पर इस संवाद की योजना रखी और इसमें मुझे भी जोड़ा। मित्रों, अमृत राय जी को मैंने प्रेमचंद की जन्मशती के अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मंच से बोलते हुए देखा और सुना था। मुझे बार बार याद आता है पाजामा कुर्ता पहने हुए उनकी एक सादगी से भरी हुई शख्सियत। एक आकर्षण भी था प्रेमचंद के सबसे छोटे बेटे कथाकार अमृत राय को सुनना। मुझे बार बार याद आता है कि वो प्रेमचंद को अन्य पुरुष में रखकर अपनी बात कह रहे थे। मसलन उनका एक वाक्य जो उस समय भी खटकता था, अब भी खटकता है, और वो बहुत इत्मीनान से बोल रहे थे, प्रेमचंद मेरा बाप था। अब मैं सोचता हूं कि एक इतने महान भारतीय लेखक की संतान होने का ही एक अपना गर्व और गौरव है। शायद अमृत राय इस बोझ को अपने ऊपर से उतारने के लिए सचेष्ट थे, और इसलिए वे लेखन में, भाषण में, जो उनमें से कई व्याख्यान छप भी चुके हैं, उन सब में हम लक्ष्य करते हैं कि वे प्रेमचंद को इसी तरह अन्य पुरुष में रखकर अपनी बात कहते हैं। उनको अपने पिता के रूप में नहीं, बिल्कुल तमाम अन्य साहित्यकारों की तरह ही एक साहित्यकार की तरह, यानी लोगों के बीच जब जाते हैं तो वे प्रेमचंद के एक पाठक, एक आलोचक की तरह जाते हैं, उनके पुत्र के रूप में वे नहीं जाते। तो इससे पता लगता है, एक उनके व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता लगता है कि वे अतिरिक्त रूप से उनकी संतान होने का जो एक अलग से सम्मान है, वो लोगों का नहीं चाहते। उन्होंने लिखा भी है कि एक बड़े आदमी की संतान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है,
क्योंकि आमतौर पर लोग उसको उसी के पैमाने से देखते हैं और उसी को सामने रख के तौलते हैं, या ये भी कहना चाहिए कि उसी को उसके भीतर देखना चाहते हैं। तो अमृत राय की तरह से मैंने किसी और को ऐसा अपने को अलगा ले जाने का, अपने को स्वतंत्र रखने का सचेष्ट प्रयास करते नहीं देखा। अमृत राय जी प्रेमचंद की उत्तरजीविता पर जब हम विचार करते हैं तो वे भले स्वीकार न करते हों या अपनी ओर से सचेष्ट रहते हों, लेकिन हमारा ध्यान इस पर जाता है कि प्रेमचंद के पुत्र के रूप में उन्होंने प्रेमचंद को देखा था। उनके पास रोज रोज की प्रेमचंद की बहुत सारी यादें होंगी। लेकिन एक अजब बात है कि आप कलम का सिपाही में भी और दूसरी जगहों पर अपने जितने साक्षात्कार उन्होंने दिए या व्याख्यान दिए, उनमें कहीं भी उन्होंने अपने संस्मरणों की माला नहीं गूंथी। बल्कि रामविलास शर्मा ने कलम का सिपाही की आलोचना करते हुए इसे कमी की तरह से उल्लेख किया है कि ये एक निकट से देखा हुआ साक्ष्य होता, जैसे शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में जब लिखती हैं तो प्रेमचंद का एक जीवंत चित्र हमारे सामने आता है। लेकिन अमृत राय जी के यहाँ उस तरह के संस्मरण नहीं मिलते। हालांकि जब वे 15 साल के थे तभी प्रेमचंद का निधन हो गया था। फिर भी 15 साल की उम्र तक के भी संस्मरण कुछ कम नहीं होते, लेकिन अमृत राय ने उनमें से बहुत कम दिए हैं। इसका जिक्र उन्होंने बार बार किया कि वे एक बड़े लेखक तो थे ही, आदमी उससे भी बड़े थे, और सबसे अधिक उनकी सादगी को रेखांकित किया है। उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि उन्होंने कभी भी हम लोगों से पढ़ने को नहीं कहा। पिता के रूप में उन्होंने मित्रवत स्नेह ही दिया, और बल्कि खेलने की हिदायत जरूर दी। शाम को अगर हम अपना होमवर्क कर रहे हों तो कहते थे कि ये सब बंद करो, बाद में कर लेना, कल कर लेना, लेकिन अभी खेलने जाओ। खेलने को कहा मगर पढ़ने को नहीं कहा। तो इस रूप में उनकी सादगी को, उनके वात्सल्य को इस रूप में उन्होंने स्मरण किया है। लेकिन और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती यादों की, वो न कलम का सिपाही में आ सकी, न बाद के उनके व्याख्यानों या साक्षात्कारों में आ सकी। दूसरे, लेकिन उनकी जो उत्तरजीविता है एक संतान के रूप में नहीं, बल्कि प्रेमचंद साहित्य के और उनके व्यक्तित्व के, उनके जीवन के एक खोजी के रूप में उन्होंने प्रेमचंद की चिट्ठियों का, प्रेमचंद के दुर्लभ लेखों का जो बहुत ही पुरानी पत्रिकाओं में, उर्दू और हिंदी की पत्रिकाओं में पड़े हुए थे, उन लेखों का संकलन किया। जो चीजें उर्दू में थी उनको हिंदी में किया और हिंदी जगत के सामने उन सबको उपस्थित किया। विविध प्रसंग के 3 खंड, जिसमें कहतुर रिसाल जैसा लेख, उसको हिंदी में उन्होंने मनुष्यता का अकाल नाम से प्रकाशित किया। स्वराज में उनका सबसे पुराना, बहुत पुराना लेख, जो स्वराज पर उनकी उस समय की दृष्टि का पता देता है, उनकी दूरदृष्टि का पता देता है, जबकि गांधी जी भी अभी राजनीति के रंगमंच पर भारत में नहीं आए थे। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण लेख हैं उनको उन्होंने हिंदी पाठकों के लिए सुलभ किया।
और यह जो उनकी जीवनी की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो उन्होंने इकट्ठी की। सबसे बड़ी चीज कि उनका जो पहला उपन्यास था उर्दू में, वो एक बहुत ही नामालूम से एक उर्दू अखबार में आवाज़ खल्क नाम का ये पत्र बनारस से निकलता था। उसमें धारावाहिक उनका जो उपन्यास निकला था असरार माबिद, वो उन्हीं को इसका श्रेय जाता है कि वो बनारस की किसी गली में आवाज़ खल्क की अंततः उन्होंने फाइल निकाल ली और वहां से उस उपन्यास को उन्होंने हम सब के लिए सुलभ कराया। देवस्थान रहस्य नाम से उसको हिंदी में उन्होंने हमारे सामने रखा, और इसी तरह से दूसरे उपन्यासों को भी। लेकिन पहला उपन्यास तो एक बहुत बड़ी खोज ही उनकी मानी जाएगी। और इन सबके आधार पर उन्होंने जो कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी, इस जीवनी का कितना बड़ा महत्व है, मैं इसके लिए रामलीला शर्मा की कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं। हालांकि रामलीला शर्मा ने उसकी बहुत सारी कमियों का भी विस्तार से विवेचन किया है, लेकिन अपने लेख के आरंभ में जो श्रेय देना चाहिए अमृत राय को, वह उन्होंने भरपूर दिया है, और वो मैं उन्हीं के शब्दों में आपको पढ़ के सुनाता हूं। अमृत राय की लिखी हुई पुस्तक कलम का सिपाही प्रेमचंद की पहली साधिकार लिखी हुई जीवनी है। ये हिंदी में बड़े पैमाने पर लिखी हुई किसी भी साहित्यकार की या अन्य महान व्यक्ति की पहली जीवनी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जहां एक और हिंदी के अभाव की पूर्ति करता है, वहां इस अप्रिय सत्य की ओर भी संकेत करता है कि हमारे लेखकों का ध्यान जीवनी लिखने की ओर बहुत ही कम किया है। यथाशक्ति उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का संकलन किया है। इस संकलन में सबसे बड़ा जखीरा दयानारायण निगम को लिखे प्रेमचंद के पत्रों का है, जिससे उनके साहित्यिक और पारिवारिक जीवन की बहुत नजदीकी तस्वीरें मिलती हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों में प्रेमचंद की समस्त प्रकाशन सामग्री को समेटकर रचनाओं का काल निर्धारण आदि प्रामाणिक ढंग से किया है। प्रेमचंद साहित्य को लेकर जीवन काल में जो वाद विवाद उठे थे, उनको भी उन्होंने बटोरा है। पुरानी पत्रिकाओं से यह सब सामग्री ढूंढ निकाला आसान काम नहीं है। यह पुस्तक लगातार कई वर्षों के घोर परिश्रम का परिणाम है। पुस्तक का महत्व केवल जीवन चरित्र के रूप में नहीं है, इसमें प्रेमचंद के जीवन से संबंधित बहुत बड़ी अध्ययन सामग्री एकत्र की गई है। इस दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का अध्ययन करने वालों के लिए इसका महत्व कभी कम न होगा। पुस्तक में दी हुई सामग्री के आधार पर प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व उभर कर आता है, वह एक जबरदस्त जीवट वाले सूरमा का है, और उसका महत्व उनके साहित्य से किसी तरह कम नहीं होता। इसके बाद एक वाक्य लिखा है रामलीला शर्मा ने, वो ध्यान देने की बात है, क्योंकि आलोचना रामलीला जी ने बहुत विस्तार से की है, लेकिन उससे पहले इस वाक्य को ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमचंद इतने बड़े हैं कि उन पर जो काम किया जाए वह छोटा लगता है। इस दृष्टि से उन्होंने कलम का सिपाही की आलोचना तो की, लेकिन यह श्रेय दिया, और बिल्कुल सही श्रेय दिया। उसके बाद निराला की साहित्य साधना आई, आवारा मसीहा भी उसके बाद की ही चीज है। कलम का सिपाही का महत्व आज भी कम नहीं हुआ, और प्रेमचंद पर उससे बढ़कर अभी कोई दूसरी जीवनी नहीं लिखी गई।
तो ये उनका बहुत भारी दान है हिंदी को। और एक खोजी जीवनीकार के रूप में अमृत राय ने प्रेमचंद की उत्तरजीविता को इस ढंग से, बहुत शानदार ढंग से जिया। और दूसरी उनकी जो उत्तरजीविता है वह अनुवाद के रूप में है, उनकी सामग्री को उर्दू से हिंदी में करना और हिंदी रचना का अंग्रेजी में। तो ये सौभाग्य की बात है कि उनका अधिकार इन भाषाओं पर बहुत जबरदस्त था और बंगला पर भी उनका वैसा ही अधिकार था। इसीलिए अधिकार पूर्वक वह मृणाल सेन की जो फिल्म बनी थी कफन पर, ओकाओरी कथा, तेलुगु में, उन्होंने उसी मंच से जिस पर मृणाल सेन थे, उन्होंने मृणाल सेन की आलोचना की। और मृणाल सेन का भी गौरव कि उन्होंने अमृत राय की आलोचना को स्वीकार किया कि जब मैं बंगला में ये फिल्म बनाऊंगा तो आपके सुझाव का ध्यान रखूंगा। तो अमृत राय ने बहुत ही विनम्रता के साथ, लेकिन जैसी उनकी योग्यता थी इन भाषाओं की, उस पूरी योग्यता के साथ उन्होंने यह काम किया। और इतना ही काम उन्होंने सिर्फ इतना ही करके बस कर दिया होता तो भी ये प्रेमचंद के साहित्य के की जो उत्तरजीविता उन्होंने जी, उसका महत्व कभी कम नहीं होता। लेकिन अमृत राय ने सिर्फ इतना ही नहीं किया। प्रेमचंद ने लगातार जो देश की नियति को ध्यान में रखते हुए और अपने लेखन और अपने चिंतन में जो वह लगातार बोल्शेविस्ट उसूलों के ख्याल मने के उसके समर्थक होते गए और अंततः प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष पद से व्याख्यान देते हुए उन्होंने जो साहित्य की प्रगतिशील दिशा को रेखांकित किया। अपने साहित्य में भी अंत अंत तक उन्होंने उस मशाल को जलाए रखा और खास तौर से महाजनी सभ्यता नाम के निबंध में उन्होंने सोवियत संघ में एक नई सभ्यता का जो सूर्योदय हुआ था उसका जो महत्व निरूपण किया और बहुत ही कसक के साथ अपने देश के लिए भी समाजवाद के उस आदर्श को एक तरह से सौंपा हमारे लिए। अमृत राय ने उस दिशा में चलते हुए प्रेमचंद के उस आदर्श को, उनकी उस मशाल को लेकर आगे चलते हुए एक साहित्यिक का प्रकार का जीवन जिया और प्रगतिशील लेखक संघ का उन्होंने नेतृत्व भी किया, हंस का संपादन तो किया ही। तो यद्यपि प्रगतिशील आंदोलन में उनकी जो भूमिका है उसको लेकर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी का व्याख्यान होगा, मैं उसके एक और पहलू पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जब प्रेमचंद की जन्मशती आई तो जितने बड़े पैमाने पर यह जन्मशती देश और विदेश में मनाई गई, हम अनुमान कर सकते हैं कि अमृत राय जी को इससे बहुत खुशी हुई होगी। और हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि सभी संस्थाओं ने अपने अपने मंच पर अमृत राय को बड़े आग्रह से आमंत्रित किया होगा और अमृत राय टाल मटोल करते हुए भी साहित्य अकादमी से लेकर के अनेक मंचों पर उन्होंने अपना योगदान भी किया। इसमें अमृत राय को कुछ अजीब अनुभव भी हुए। उनकी एक पुस्तक है प्रेमचंद की प्रासंगिकता,
जाहिर है कि उस समय ये सवाल बहुत हर मंच से उठाया गया और इस पर बहुत किस्म किस्म की बहसें हुई। खास तौर से इस पर श्यामलाल ने जो एक लेखमाला अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी थी, उसके जवाब चंद्रवली सिंह ने बहुत जोरदार ढंग से नया पथ के अपने लंबे निबंध में दिया था, वो हम सब जानते हैं। तो प्रेमचंद की प्रासंगिकता पर चूंकि ज्यादा सवाल उठे और उस समय के दिए हुए उनके साक्षात्कारों और भाषणों का यह संग्रह इसीलिए इस नाम से है, तो उनको एक अनुभव हुआ हैदराबाद में। जब वो हैदराबाद में इसी सिलसिले में थे तो अपने किसी मित्र के साथ नवाब घराने के नवाब जंग साहब के यहाँ जाना हुआ और उनकी बुजुर्ग बेगम साहिबा भीतर से आई। जब उन्होंने जाना कि प्रेमचंद के बेटे हमारे घर में मेहमान होके आए हैं, तो उन्होंने उनकी बलैया ली, चूमा, उनका माथा चूमा और कहा, बेटा मैं जब 13 साल की थी तब से मैं प्रेमचंद को पढ़ती आ रही हूं और उनको देखा तो नहीं था, लेकिन कभी मुझे ये ख्याल भी नहीं आया कि कभी उनके बेटे को मैं देखूंगी। तो अमृत राय जी ने बराबर ये अनुभव किया, बराबर अनुभव किया कि प्रेमचंद के प्रति जो लोगों के भीतर लगाव है, जो सम्मान है, अमृत राय को भी जब लोग देखते हैं तो उसमें ये लगाव और सम्मान उसके साथ लगा रहता है। तो इस वाकये का उन्होंने उल्लेख, आमतौर पर इस तरह के उल्लेख बहुत कम उन्होंने वो करते हैं, लेकिन इसका उल्लेख उन्होंने इस रूप में किया है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि अमृत राय को इस तरह के कैसे कैसे अनुभव हुए होंगे। बहरहाल इन गोष्ठियों को लेकर जो पूरे देश में और दुनिया में जो उत्साह था, उन्होंने देखा कि इकबाल और रविन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मशती में भी इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नहीं हुए और उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि विश्व शांति परिषद ने बल्गारिया की राजधानी सोफिया में जो 2 दिन का सम्मेलन किया, उसमें एक दिन का सम्मेलन तो उन्होंने लेनिन की स्मृति को समर्पित किया, लेकिन दूसरे दिन का सम्मेलन उन्होंने प्रेमचंद की स्मृति को अर्पित किया। ये बहुत मार्के की बात है, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महत्व किसी भारतीय लेखक को मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रेमचंद ने उसी समय यह याद किया कि प्रेमचंद की अमृत राय ने ये स्मरण किया कि उनकी शव यात्रा में मुश्किल से 10-12 लोग थे जो घाट तक गए थे और उसमें भी ज्यादातर उनके नातेदार, रिश्तेदार और घर परिवार के लोग थे। तो इतने असाधारण लेखक की शव यात्रा में वे बहुत साधारण ढंग से, अति साधारण ढंग से यह जो लोगों की प्रतिभागिता सहभागिता थी, उसके बरक्स वह याद करते हैं कि इतने कम दिनों में ही प्रेमचंद को सारी दुनिया में किस तरह से स्वीकृति मिली है, कितना बड़ा सम्मान मिला है और केवल अपने साहित्य के बूते उनकी कीर्ति किस तरह से सारे संसार में छा गई है। उन्होंने यह भी बताया है, सुहेल गया से निकलने वाला उर्दू रिसाला, उसको उन्होंने जो एक साक्षात्कार दिया उसमें उन्होंने बताया, ये अहमद आफाकी साहब ने ये साक्षात्कार लिया था, उन्होंने बताया कि यूनेस्को ने एशियाई भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ साहित्य को प्रकाशित करने की एक योजना बनाई
और उस योजना के तहत उस समय तक केवल 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, जिनमें से 2 पुस्तकें प्रेमचंद की थी। उसमें से एक थी द वर्ल्ड ऑफ प्रेमचंद, ये उनके 25 कहानियों का संकलन था, और दूसरी किताब थी द गिफ्ट ऑफ काउ, ये गोदान का अंग्रेजी अनुवाद था। तो ये एक अमृत राय के लिए एक ऐसा अवसर था, उस अवसर पर यह प्रेमचंद की प्रासंगिकता से संबंधित जो प्रश्न उठा, अमृत राय ने उसका एक जवाब तो ये दिया कि किसान जीवन के जो प्रश्न उस समय थे वे आज भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण होने के कारण निश्चित रूप से कुछ तकनीकी परिवर्तन कृषि जगत में भी हुआ है। नया किसान हमारे सामने है, हल की जगह ट्रैक्टर है, और खाद में और बिजली में और दूसरे तमाम उपकरणों में जो परिवर्तन हुआ है, इस सब कुछ के बावजूद किसान की समस्याएं हैं। और दूसरे उन्होंने ये कहा कि लेकिन एक अंदर ये भी आया है कि इस तकनीकी परिवर्तन के कारण जो पुराने जमींदार और किसान के बीच के संबंध की जो निजता थी, उस आत्मीय और निजी संबंध की जगह पर अब इन नए उपकरणों की तरह ही जो संबंध हैं किसान के और मालिक के, वे भी यांत्रिक हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि इस औद्योगिकरण ने कुछ और नई समस्याएं भी जोड़ दी हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री भी ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि आखिर औद्योगिकरण का यही एक ढंग है या कोई और दूसरा ढंग भी हो सकता है। तो इसलिए किसान प्रश्न को लेकर जो प्रेमचंद का महत्व है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने रखा कि जिन सामाजिक रूढ़ियों को, कुरीतियों को, विशेष रूप से स्त्री जीवन को लेकर जो उन्होंने उसकी नियति के दारुण चित्र अंकित किए थे, तो वो सामाजिक परिदृश्य भी अब भी है। दलित और स्त्रियों का जो एक बड़ा हिस्सा प्रेमचंद के साहित्य का वह घेरता है, तो उन्होंने कहा कि वह भी अभी भी हमारे जीवन के क्षितिज पर मौजूद है, इसलिए उसकी प्रासंगिकता पर अभी कोई आंच नहीं आने वाली है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत मजबूत तर्क नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो बात कही है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी समय ये सवाल उठा था कि केवल रिलेवेंस ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मीनिंगफुलनेस, सार्थकता। तो अमृत राय जी ने एक चीज यह भी कही कि प्रेमचंद का जो साहित्य है उसका मानवीय फलक बहुत विशाल है। उनको पढ़ने वाले, उनको पसंद करने वाले विभिन्न वर्गों के लोग हैं। उसकी विविधता का हम अनुमान नहीं कर सकते, और उसकी वजह यह है कि उनके साहित्य में किसी भी वर्ग का जीवन हो, वह व्यापक सामाजिक पारिवारिक जीवन को घेरता है और उसके भीतर से आता है। इसलिए मानवीय संवेदना के धरातल पर और जीवन के बड़े प्रश्नों को लेकर प्रेमचंद ने जिस अंतरंगता से, जिस लगाव से लिखा है, वो एक बहुत ठोस जमीन है। और इसीलिए प्रेमचंद का साहित्य हमेशा पसंद किया जाएगा, और इस दृष्टि से यह उनके अमरत्व का, उनके साहित्यिक अमरत्व का एक बहुत बड़ा कारण है।
और रामविलास शर्मा की तरह इसीलिए लोकप्रियता में उन्होंने उनकी तुलना तुलसीदास से की है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता से, जनसाधारण से उनका लगाव जबरदस्त है। कलाकार और भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन जनसाधारण से जैसा उनका लगाव है, जैसी उनकी आत्मीयता है, और उनके साहित्य के भीतर प्रवेश करते ही हम भी उसी लगाव और आत्मीयता से उस जनता से जुड़ जाते हैं। ये प्रेमचंद के साहित्य का एक बहुत बड़ा जादू है। मुंशी जी से जो सबसे बड़ी चीज हमारे देखने, समझने और सीखने की है, वह यही है कि अपने देश काल से गहराई के साथ जुड़ो। वे सचमुच देश की जनता के साथ, साधारण जनता के साथ जुड़ सके थे, उसके साथ अपना योगायोग स्थापित कर सके थे। प्रोपेगेंडा वगैरह के बारे में तब भी अभी दबी जुबान से ही सही, लेकिन कला वगैरह के पर्दे में रख करके प्रेमचंद पर तब भी कुछ बातें कही गई थी, और अमृत राय ने उनका खंडन करते हुए लगभग वही बातें कही जो प्रेमचंद ने उस जमाने में अपने पर लगने वाले आरोप का जवाब देते हुए कही थी। क्योंकि जो अभिजात वर्गीय दृष्टि है वो साहित्य का भी एक ऐसा संसार बनाती है जिसमें जनसाधारण का प्रवेश वर्जित है, और जनसाधारण का प्रवेश वर्जित है। इन लेखकों और बुद्धिजीवियों को साधारण व्यक्ति के नाम से घिन मालूम होती है। उजड्ड गंवार, वो भला इस दुनिया में कैसे रह सकता है जिसमें वो खुद रहते हैं। तो प्रेमचंद की इस साहित्य दृष्टि को उन्होंने बुलंद किया और जन्मशती के अवसर पर उसको इसीलिए बार बार दोहराया, और उन्होंने कहा कि अब प्रेमचंद का साहित्य क्लासिक हो गया है, लेकिन वो मुर्दा क्लासिक नहीं है। मुर्दा क्लासिक आमतौर पर स्कॉलर्स के लिए होता है, जो उस पुरानी भाषा को और उस पुरानी कला के जो उस्ताद हैं वो वही उसका रस ले सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद का जो साहित्य है वो केवल विद्वानों और शोधार्थियों का मोहताज नहीं है, वह जीवंत क्लासिक है, और जीवंत क्लासिक ही जनसाधारण के बीच लगातार पढ़े जाते रहते हैं। प्रेमचंद आज भी पढ़ा जाता है, क्योंकि आज भी वह उतना ही जिंदा है जितना कभी था। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जो प्रेमचंद की कहानियां हैं, और वास्तव में ये चीज जोर दे के फिर बाद में नामवर सिंह ने कही, रामविलास शर्मा हम जानते हैं कि वो जीवन का समग्र चित्र अंकित करने के लिए वे प्रेमचंद के उपन्यासों को उनकी कहानियों से अधिक महत्व देते हैं, और वो मानते हैं कि इस मामले में प्रेमचंद संसार में अद्वितीय कलाकार है। अमृत राय मानते हैं कि टोल्स्टॉय या डिकेंस की बराबरी के उपन्यासकार प्रेमचंद नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यासों के कुछ अंश हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं, लेकिन कहानियां उनकी पूरी की पूरी एक अच्छी खासी तादाद में ऐसी हैं जो वर्ल्ड क्लास की हैं, विश्व स्तरीय कला के प्रतिमान के रूप में उन कहानियों को सामने रखा जा सकता है। नामवर सिंह जी ने बाद में बार बार इस चीज को दोहराया। ये रामविलास शर्मा से अमृत राय की एक भिन्नता है। दूसरे उन्होंने कहा कि उपन्यास उनके ग्रेट हैं, लेकिन ऑल टाइम ग्रेट नहीं है, लेकिन उनकी कुछ चुनी हुई ऐसी कहानियां जरूर हैं जो ऑल टाइम ग्रेट कही जा सकती हैं, और कला में विश्व स्तरीय ऊंचाइयां जो हैं कला की, उसको छूते हैं। इस सिलसिले में कफन कहानी को लेकर
चेखव की कहानी क्लर्क की मौत, इन दोनों की तुलना करते हुए कमलगुप्त से उनका एक लंबा साक्षात्कार हुआ था, और वो साक्षात्कार कभी कभी विवाद की भी शक्ल ले देता है। इससे पता लगता है कि अमृत राय ने उनकी कहानियों को, उसके भीतर की कलात्मक बारीकियों को किस तरह से देखा था। उपन्यासों में वो गोदान के बाद रंगभूमि को अधिक महत्व देते थे और कहते थे कि सूरदास किसी मामले में होरी से घटकर नहीं है। उन्होंने सुहेल के लिए आफाकी साहब को इंटरव्यू देते हुए उन पर कुछ सवाल जो बहुत पहले से उठते थे, बाद में और उठाए जाने लगे, उनका कुछ जवाब दिया है। एक तो ये है कि प्रेमचंद अच्छा भला उर्दू में लिखते जा रहे थे, वो हिंदी में आ गए, तो ये क्यों आ गए, इस पर शंका ये की जाती है कि उनके भीतर जो एक हिंदू मन था, हिंदू मिजाज था, वो धीरे धीरे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला तो नारा इतना आसान पड़ता है कि किसी भी हिंदी लेखक पर इसको लागू कर दिया जाए। तो प्रेमचंद पर भी कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि प्रेमचंद बाद में हिंदी में चले आए। अमृत राय ने इसका बहुत सीधा सा जवाब दिया है, जो कि उनकी चिट्ठियों से भी प्रमाणित होता है। उन्होंने कहा कि उर्दू में प्रेमचंद की किताबों को ही लेकर नहीं, वैसे भी सर्दबाजारी थी। उनके उपन्यास, उनकी रचनाएं उर्दू में यूं ही पड़ी रह जाती थी बरसों तक, और हिंदी के प्रकाशकों की बाकायदा मांग थी, और उनकी रचनाएं उर्दू की किताबों से पहले छप जाती थी। तो जो उर्दू में सर्दबाजारी थी और हिंदी का जो बाजार था उसमें प्रेमचंद की मांग बहुत थी, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद को तो धीरे धीरे हिंदी सीखनी पड़ी, काफी इसके लिए उन्होंने मेहनत की। उर्दू में लिखना उनके लिए ज्यादा आसान था। अब उनका एक वाक्य है जिसको ये दोहरा लिया जाता है, लेकिन अमृत राय ने कहा कि अब हम तो ये नहीं जानते कि किस प्रसंग में यह उन्होंने वाक्य कहा कि उर्दू में लिखकर किस हिंदू को फैज हुआ है जो मुझको होगा। तो अब इसका कोई प्रसंग रहा होगा, लेकिन ये दर्द उसका मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण असल में बाजार है, हिंदी में उनकी बढ़ती हुई मांग है, जिसकी वजह से वो हिंदी की ओर गए। दूसरा सवाल उन पर ये उठाया गया कि प्रेमचंद, और ये बड़ा अजब लगता है कि कैसे उन पर ये आरोप कुछ लोगों ने लगाया होगा कि वे दबी जुबान से हिंदू सांप्रदायिकता की आलोचना करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं, अपनी रचनाओं में भी और अपनी संपादकीय टिप्पणियों में भी, लेकिन वो भीतर से हिंदू है। अमृत राय ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक करबला का उदाहरण दिया कि करबला में हसन हुसैन के साथ वहां जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने भी लड़ाई में उनका साथ दिया था, वे शहीद हुए थे। हसन हुसैन के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया था। तो निश्चित रूप से उनके सामने ये आदर्श था कि इस नाटक के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को उर्दू में इस पर बड़ा एतराज हुआ कि हिंदू भला हसन हुसैन की लड़ाई में कैसे भाग ले सकते हैं, जबकि ये एक ऐतिहासिक सत्य था।
और उनको हुसैनी हिंदू कहा भी जाता है। लेकिन उस विरोध के कारण और उस सांप्रदायिक संकीर्णता के कारण करबला उर्दू में नहीं छप सका। प्रमाण के तौर पर एक आरोप यह भी लगाया गया कि प्रेमचंद के ज्यादातर दोस्त हिंदू थे। इसका भी जवाब अमृत राय ने दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, वो हिंदू घर में पैदा हुए थे तो नातेदार रिश्तेदार जाहिर है कि ज्यादातर हिंदू होंगे, उनके आसपास अधिकतर हिंदू होंगे, वे हिंदू जीवन पद्धति से अधिक परिचित थे, यह भी बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके साहित्य में हिंदू जीवन के साथ साथ मुस्लिम जीवन का, समाज का, उसके मनोमस्तिष्क का जैसा चित्रण हुआ है, जितने विस्तार से चित्रण हुआ है, जितनी खूबी से हुआ है, वैसा और किसी के यहाँ नहीं है। और आचार्य चतुर्सेन ने जब इस्लाम के विरोध में एक बहुत ही गंदी किताब लिखी तो प्रेमचंद ने बहुत गुस्से से लिखा, चिट्ठी लिखी और उन्होंने अपने अनेक मित्रों को इसके लिए प्रोत्साहित किया कि वे लोग इसका जवाब दें, बेढप साहब को और दूसरे लोगों को। तो प्रेमचंद पर इस तरह के भी आरोप लगे थे और आमतौर पर यह बहुत ही शर्मनाक है, प्रेमचंद जैसे लेखक पर इस तरह का आरोप। उन्होंने उनके मित्रों के नाम गिनाए। उन्होंने लिखा कि प्रेमचंद के बहुत सारे हिंदू दोस्त थे, लेकिन मुसलमान दोस्त भी कम नहीं थे, जिनमें थे इम्तियाज अली ताज, ख्वाजा गुलामुस सैयदैन, अशफाक हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी, जियाउद्दीन बरनी, अब्दुल हकीम साहब। इन लोगों के नाम उन्होंने लिखा, उनके मुसलमान दोस्त कम नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जन्मशती के अवसर पर अमृत राय ने प्रेमचंद की प्राथमिकता के सिलसिले एक मंचों से उन्होंने अनेक मंचों से उन्होंने अपनी बातें रखी और प्रेमचंद के साहित्य के भीतर से और उनके जीवन के भीतर से भी बहुत ही प्रामाणिक ढंग से, बड़ी शालीनता के साथ और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। और साहित्य अकादमी ने जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी उसमें उन्होंने बाकायदा अपना निबंध भी पढ़ा और इस पर बराबर जोर दिया कि प्रेमचंद का जो यथार्थ बोध है वह गतिशील था। उसके साहित्य में जो उन्होंने जीवन चित्रित किया वह भी गतिशील है और इसीलिए वे बराबर आगे बढ़ते गए। हृदय परिवर्तन भी, और जो उसमें प्रेमाश्रम और दूसरे में जो सुधार के तौर पर उनके उपन्यासों का समापन होता था, इन सब कमजोरियों से वे पार पाते गए और बोल्शेविस्ट उसूलों के कायल होते गए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बतलाया, एक जगह बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मेरे ख्याल से अमृत राय ने ही यह बात कही है कि गांधीवाद से उनका हम संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, वे गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, उन पर बहुत लिखा भी है, लेकिन हृदय परिवर्तन के दर्शन को लेकर वे गांधी के शिष्य नहीं बल्कि उनके गुरु भाई हैं। क्योंकि जिस समय गांधी जी तोल्स्टॉय की नीति कथाओं का अनुवाद गुजराती में कर रहे थे, उसी समय प्रेमचंद उनका अनुवाद हिंदी में कर रहे थे। इसलिए जिन तोल्स्टॉय से और थोरो से उन्होंने जो प्रेरणा गांधी जी ने ली, उन्हीं तोल्स्टॉय और थोरो से प्रेमचंद भी प्रेरणा ले रहे थे। और उन्होंने प्रेरणा ही नहीं ली बल्कि लगातार अपने विचार और रचना और विचार के क्रम में वह आगे बढ़ते गए और अंततः समाजवादी आदर्शों की ओर वे बढ़ गए। तो अमृत राय ने
इस तरह देखें तो प्रेमचंद की उत्तरजीविता को उनकी संतान के रूप में भी जिया, एक खोजी अध्येता के रूप में और एक गंभीर जीवनीकार के रूप में, प्रेमचंद साहित्य के अनुवादक के रूप में, और उसी तरह से प्रेमचंद साहित्य के व्याख्याता के रूप में भी उन्होंने इस उत्तरजीविता को, या कहिए कि उनकी मशाल को ऊंचे उठाया। और सबसे बड़ी चीज कि जिस प्रगतिशील लेखक संघ में अध्यक्षीय पद से उन्होंने भाषण दिया, उस प्रगतिशील आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाने में जो नेतृत्व प्रदान किया, उस पर हमारे आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी अपनी बातें रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, मैं फिर से मुक्तिपथ के साथियों का और सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। उनका माइक बंद है, उनका माइक बंद है, बोल रहे वो कट गया। ठीक है, वो नहीं आप उनका बोल रही ना, आप म्यूट कर दो। आप बस बोल दिए ना कि मेरा तो म्यूट करो भाई, मुझे नहीं आता। बोलिए सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही विशाल। हाँ, फोन करो भाई। मेरा माइक म्यूट ही रह गया था, इसलिए मैं नहीं आवाज नहीं आ रही थी। बहुत धन्यवाद सर, प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर। अमृत राय की जन्मशती पर इस तरह के व्याख्यान की बहुत जरूरत है कि एक बड़े पटल पर अमृत राय को देखा जा सके फिर से, उनके जन्मशती के वर्ष पर। न सिर्फ प्रेमचंद के बेटे थे, बल्कि प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की धारा को स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन भी उन्होंने खूब किया है। उनके अनुवाद, उन्होंने स्पार्टाकस का अनुवाद किया आदि विद्रोही शीर्षक से, हेमलेट का अनुवाद समरगाथा शीर्षक से किया, हंस और नई कहानी का संपादन भी किया। आज के साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, के माहौल में, के पटल पर अमृत राय को याद किया जाना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से प्रोफेसर अवधेश प्रधान का व्याख्यान बहुत ही समृद्ध करने वाला था, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए पहली दफा उनके सामने आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अब आज के कार्यक्रम का दूसरा व्याख्यान प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी की तरफ से होगा। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी से हम सब परिचित हैं। वो हिंदी के एक बहुत ही सुपरिचित आलोचक और कवि हैं, कहानीकार हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उनकी ख्याति एक आलोचक की ख्याति है। उनकी आलोचना की किताब प्रतिबद्धता के बावजूद आलोचनात्मक लेखों का संकलन है। निबंध संग्रह शब्द घड़ी में समय के अलावा उनके तीन कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिसके शीर्षक हैं ऋण गुणा ऋण, लक्कड़, हर कोशिश एक बगावत है। इसके अलावा अनंतर तथा अन्य कहानियां शीर्षक उनका कहानी संकलन प्रकाशित है। उनकी कविताओं का अनुवाद पंजाबी, बांग्ला, मराठी, तमिल और अंग्रेजी में हो चुका है। अनेक कविताएं उनकी इसमें अनुदित हैं। इसके अलावा उनके प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी के द्वारा संपादित किताबों के शीर्षक हैं
शाही के बहाने समकालीन रचनाशीलता पर एक बहस, देवी शंकर अवस्थी पर एकाग्र उनकी किताब संपादित किताब आलोचना का विवेक, अमन बनाम आतंक, स्वाधीनता की अवधारणा और निराला, प्रेमचंद की कहानियां परिदृश्य, मुक्तिबोध और अंधेरे में, ये उनकी संपादित किताबों के शीर्षक हैं। इसके अलावा इलाहाबाद से निकलने वाली बहुत ही जरूरी पत्रिका अभिप्राय और वर्धा विश्वविद्यालय की पत्रिका बहुवचन का भी संपादन प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी ने किया है। हम राजेंद्र कुमार जी का बहुत स्वागत करते हैं अपने मंच पर, और बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ उनका व्याख्यान, जो कि प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की धारा और अमृत राय पर केंद्रित होगा, उनके व्याख्यान के लिए उनको आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी। मुक्ति पथ के सभी साथियों और इस फेसबुक से जुड़े हुए सभी मित्रों श्रोताओं को नमस्कार। जब मुक्तिपथ के संयोजक आशीष ने यह याद दिलाया कि यह वर्ष अमृत जी का शताब्दी वर्ष है, तो मुझे अच्छा लगा यह सोचकर कि मैं ही नहीं बल्कि मेरे बाद की पीढ़ी के आशीष जी, विशाल विक्रम सिंह और भी मुक्तिपथ से जुड़े हुए जो संयोजक वगैरह साथी लोग हैं, यानी मुझसे बाद की पीढ़ी के लोग भी अमृत राय को याद करने की जरूरत समझते हैं, ये मेरे लिए बहुत संतोषप्रद तथ्य है। वरना सच्चाई तो ये है कि अमृत जी के साहित्यिक अवदान और प्रगतिशील साहित्य आंदोलन में उनके हस्तक्षेप को लेकर कोई सार्थक पहल हुई हो, ऐसा बरसों से देखने में नहीं आया। शताब्दी वर्ष है तो अच्छा है, कुछ शुरुआत हो, पर ऐसे आयोजनों की भी आप सबने यह परिणति देखी होगी कि अमूमन औपचारिक रूप में इस तरह के आयोजन होकर जब रह जाते हैं तो इसी हर्ष को प्राप्त होते हैं। कुछ धूमधाम हो जाती है कुछ समारोह पूर्वक, मानो किसी को ये सनद दी जा रही हो कि आप महान हैं क्योंकि आपको आपके जन्म के 100वें साल तक याद रखने में हम सफल हुए। असल में अमृत राय जी को सिर्फ इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है कि ये उनके जन्म का 100वां साल है, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने अपने जीते जी भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जिन सामाजिक मूल्यों को, विचारधारात्मक विमर्शों को केंद्र में लाने की कोशिश की, उस कोशिश को आगे बढ़ाने का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। प्रगतिशील आंदोलन में हम देखते ये हैं कि जब पहले आजादी के आंदोलन से पहले एक बार त्रिलोचन जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि आजादी से पहले विचारधारात्मक स्तर पर बहुत तुमुल कोलाहल नहीं था। सज्जाद ज़हीर ने जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की तो आप देखते हैं कि उससे वे लोग भी जुड़े जो सीधे मार्क्सवादी विचारधारा के नहीं थे। खुद प्रेमचंद ने कभी, भले ही उन्होंने, जैसा कि अवधेश जी बता रहे थे कि उन्होंने कहा जरूर कि मैं बोल्शेविक उसूलों का कायल हो चला,
लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप किसी पार्टी के मेंबर भी होना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा अभी वो पार्टी बनी ही नहीं है, वो जनता की, वो आवाम की पार्टी अभी बनी ही नहीं है जिसका मेंबर मैं होना चाहता। और फिर जब उन्होंने, प्रेमचंद ने वो जो व्याख्यान दिया था अध्यक्ष पद से प्रगतिशील लेखक संघ का, उसमें ये भी कहा था कि साहित्यकार तो स्वभाव से प्रगतिशील होता है। अब आप देखिए इस प्रकार के वक्तव्य से, और जिस तरह के लोग उस समय प्रगतिशील लेखक संघ के सहयोगी बनते गए, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर तक ने उसमें शामिल होने की और भले ही वो आ न पाए हो, लेकिन उन्होंने सद्भावना दी और अफसोस जाहिर किया कि वो मतलब प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं हो सके। और कितनी भाषाओं के कितने लोग पूरे देश के इकट्ठे हुए, और सबसे ये आश्वस्ति मिली कि प्रगतिशील लेखक संगठन के मंच से कुछ सार्थक हो सकेगा, ऐसी आश्वस्ति सबके मन में रही। लेकिन आजादी के बाद वो नेहरू युग में जब औद्योगिक विकास हो रहा था, जिस तरह वो कह रहे थे कि औद्योगिक तीर्थ है हमारे, ये नए भारत के तीर्थ हैं, तो वो सब जो विकास हो रहा था, उस विकास में नेहरू युग को लेकर कुछ शंकाएं प्रगतिशीलों के मन में आने लगी, और एक प्रकार से यह लगने लगा कि ये एक पूंजीवादी ढंग का उपक्रम बनने जा रहा है आजादी के बाद हमारे देश का विकास। तो उस वक्त फिर कई तरह की बहसें शुरू हो गई, खासतौर से रामविलास जी और अमृत राय। उस जमाने में 42 से लेकर सन 50 तक वो हंस की फाइलें देखी जाएं, या उदयन नाम की पत्रिका निकलती थी, नया साहित्य, इस तरह की पत्रिकाओं में देखें हम तो देखेंगे कि वहां पर रामविलास जी ने कई लेखकों को एक सूची बना डाली और सबको कहा कि ये तो सरकार के झंडा पर, सरकार के अलंबरदार हैं ये लोग, जिसमें रांगे, राघव, राहुल सांकृत्यायन सबको नहीं बख्शा रामविलास जी ने। तो उस वक्त इस प्रकार के जो उपक्रम हो रहे थे, अमृत राय जी को लग रहा था ये उपक्रम अंदरूनी विघटन तो पैदा कर ही रहे हैं प्रगतिशील लेखक के अंदर, और बाहर के लोग भी जिस आशा से जुड़ना चाहते थे, या जिस उम्मीद से वो संभावनाएं देख रहे थे प्रगतिशील लेखक संघ की, उन संभावनाओं पर भी अब संदेह जागने लगे। तो तब अमृत राय जी ने जो बीड़ा उठाया उस समय, अब उससे सहमत असहमत होने का प्रश्न दूसरा है। रामविलास जी के पक्ष में या अमृत राय जी के पक्ष में होने की पक्ष प्रतिपक्ष की बात नहीं, मूल बात यह है कि जो बहस उस समय अमृत राय जी कर रहे थे प्रगतिशील लेखक संघ के अंदरूनी आदमी होने के नाते, और बाहर के लोगों से भी जो संवाद करना चाह रहे थे, वो उसको अगर हम देखें तो बहुत सी बातें अमृत राय जी के मन की बनावट क्या थी, और वो किस तरीके से विचारधारात्मक स्तर पर भी और कुछ खुलेपन की आकांक्षा को लेकर भी किस तरह एक ऐसी दिशा खोजना चाहते थे, या खोजने में सहयोग चाहते थे दूसरे लेखकों का, ये हमको पता लगे। देखिए, रचनात्मक लेखन में उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, नाटक भी लिखे, चिंदियों की एक झालर नाटक भी लिखा उन्होंने, और जीवनी तो खैर है ही उनकी एक ऐसी जीवनी, तो प्रेमचंद की जीवनी लिख करके तो उन्होंने जो काम किया, वो शायद हिंदी में पहली जीवनी जो किसी साहित्यकार पर लिखी गई हो, वो एक अप्रतिम मिसाल बन गई हो जीवनी।
तो उन्होंने कई विधाओं में लिखा और फिर पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, वो सब किया, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ी चीज है विश्वसनीयता। विचारधारा का आग्रह हम इस तरह न करें कि जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव हैं, उन अनुभवों से विचारधारा के रिश्ते की विश्वसनीयता ही संकट में पड़ जाए। क्योंकि सवाल मूल तो ये है ना कि जो बात हम कहते हैं उस बात पर विश्वास करने के कितने व्यापक आधार हैं। अमृत राय जी के मन में ये बात हमेशा एक फिक्र की तरह मौजूद रहा करती थी। और एक और बात हम ये भी देखेंगे कि विश्वसनीयता का एक और रूप उस समय अमृत राय जी ने लिखा। अमृत राय जी ने एक जगह साहित्य में संयुक्त मोर्चा वाली जो पुस्तिका है, उसमें एक स्थान पर वो लिखते हैं कि इस बीच माने वो 50 के आसपास का दशक है, इस बीच हमने अपने दूसरे लेखक बंधुओं, ध्यान दीजिए, दूसरे लेखक बंधुओं से आशय है कि वे लोग जो रामविलास जी की सूची में जिन पर प्रहार किया जा रहा था रामविलास जी के द्वारा, तो उन लोगों के लिए दूसरे लोग जिनको प्रगतिशील न मानने या जिनकी प्रगतिशीलता पर संदेह किया जा रहा है, ऐसे लोग जो बाहर के लोग हैं, वो इतना विश्वास खो चुके हैं हम पर कि हमारी पत्र पत्रिकाओं तक में छपना गवारा नहीं करते। यानी अमृत राय जी देख रहे थे कि किस तरीके से दूर होते जा रहे हैं लोग। असल सवाल तो ये था कि कैसे पास आए। ये सवाल आज भी है, आज भी विचारधारात्मक स्तर पर यह बहस चल रही है कि संयुक्त मोर्चा का प्रश्न केवल रामविलास जी के मन में ही नहीं था या अमृत राय जी के मन में नहीं था, ये आज भी लोगों के मन में है कि क्यों ऐसा है कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई और 1925 में ही आरएसएस की स्थापना भी हुई। वो लोग इन 100 सालों के आसपास के विस्तार में कहां से कहां पहुंच गए और हम लोग अपने आपसी मतभेदों के चलते और जनांदोलन, जनता तो कहते रहे जबान पर जिस जनता का नाम जबान पर लेते रहे उस जनता से ही हम क्यों दूर चले जाते रहे। तो ये प्रश्न आज भी है, यानी संयुक्त मोर्चा का प्रश्न उस समय उठा था और आज भी यह है कि अगर हम लोग वर्ग शत्रुओं के मुकाबले में वाकई शक्ति अर्जित करना चाहते हैं तो हमें एकता के कोई आधार तलाशने होंगे। ये प्रश्न आज भी। अमृत राय जी, जैसा कि मैंने कहा, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और जब नई कहानियां कई संपादकों के हाथों से गुजरती हुई, जब दिल्ली से इलाहाबाद आई अमृत राय जी के हाथों में, तो अगर आप उस दौर के नई कहानियां के अंक देखें तो पाएंगे कि उसमें अमृत राय जी कोशिश कर रहे थे कि वे लेखक भी जो हमारे साथ विचारधारात्मक स्तर पर सीधे नहीं हैं लेकिन समाजवादी सोच के हैं, दक्षिणपंथी नहीं हैं और एक अलग रास्ते पर जो सेकुलर सोच का रास्ता है उस पर चलने के तैयार हैं, ऐसे लोगों को भी पत्र पत्रिकाओं में स्थान दिया जाए। उन्होंने दिया स्थान नई कहानियां में। और इस तथ्य का उल्लेख मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि एक व्यक्तिगत अनुभव का साझा आपके साथ करूं। जब कोई नया लेखक उनसे मिलता था
तो मुझे याद नहीं पड़ता कभी उन्होंने मुक्तिबोध की तरह उससे प्रश्न किया हो कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, कभी नहीं पूछते थे। रचना से जो रचनाएं उनको मिलती थी, मैं चूंकि खुद उनके संपर्क में 60 के दशक 67 के आसपास रहा, तो अपने अनुभव से जानता हूं मैं कि कभी किसी नए लेखक से पूछते नहीं थे तुम्हारी विचारधारा क्या है, वो उसकी रचनाओं से निकालते थे। इस रचनाओं के जरिए इस बात की जांच परख करते थे कि यह लेखक अपने रचनात्मक लेखन के जरिए कितना हमारे साथ सही सोच और सही दिशा की तलाश में अग्रसर होने की संभावनाएं रखता है। सन 67 के जून के महीने की कोई शाम थी। एक लड़का इलाहाबाद के हेस्टिंग्स रोड, जिसे आजकल अशोक नगर कहते हैं, तो इलाहाबाद के हेस्टिंग्स रोड पर धूपछां नाम के बंगले के बाहरी बरामदे में एक लड़का खड़ा था जो अपने को थोड़ा थोड़ा लेखक समझने लगा था। वो अमृत राय से मिलने आया। अमृत राय जी आए। उस लड़के ने जब पहली बार अमृत राय जी को देखा तो जो पहली बात दिमाग में आई वो ये आई कि जो फोटो देखता रहा था वो प्रेमचंद की मूंछों वाली, तो पहली बात ये आई कि अगर प्रेमचंद क्लीन शेव्ड होते तो ऐसे ही होते जैसे अमृत जी के सामने खड़े हुए। एक बात तो ये है। फिर उसने अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया और ये कहा कि मैं कानपुर का। अमृत राय जी हंसे, बोले ये तो तुम न भी बताते कि मैं कानपुर का हूं तब भी मैं जान जाता, तुम्हारे नाम को सुनकर ही मैं जान जाता। मैंने तुम्हारी कहानी पुतली घर का भोंपू पढ़ी है। कानपुर मिलों मजदूरों का शहर था और जो कारखाने जो मिलें हुआ करती थी उनको पुतली घर भी कहते थे उस दौर में। तो पुतली घर का भोंपू नाम से कहानी उस लड़के ने लिखी हो। तो अमृत राय ने कहा वो कहानी मैंने तुम्हारी पढ़ी है, इसलिए मैं जानता हूं बिना तुम्हारे बताए कि तुम कानपुर से आए हो। लेकिन खैर, कानपुर से आ गए हो तो इलाहाबाद में करोगे क्या? तुम इलाहाबाद के हो सकोगे? फिर उन्होंने बताया कि मैं बनारस से आया इलाहाबाद, तुम कानपुर से आ रहे हो इलाहाबाद। बनारस और इलाहाबाद के मिजाज में उतना फर्क नहीं है जितना कानपुर और इलाहाबाद के मिजाज में। और इतना कह करके उनके मुंह से एक शब्द निकला, ताहम। अब ये ताहम मेरे लिए बड़ा भारी था। और ये बता दूं ये कि वो लड़का जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो मैं ही था। तो जब मैंने ताहम सुना तो उस वक्त तक मैं ताहम का अर्थ नहीं जानता था। बाद में मालूम पड़ा ये उर्दू फारसी से उर्दू में आया हुआ शब्द है। इसका मतलब होता है मगर फिर भी। खैर, अब ये ताहम कई बार मैंने सुना उनके मुंह से। कहीं व्याख्यान दे रहे हों तो ताहम आ जाता था, घर में बातचीत कर रहे हों तो ताहम आ जाता था। मैंने मार्क किया कि ये ताहम, ये मगर फिर भी कभी कभी एक कसक की तरह अमृत जी के मन में उठता था। कसक तीन बातों की। एक कसक तो ये कि उन्होंने जो लिखा पढ़ा उसकी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में, उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व के जरिए उसे स्वीकार करने के लिए या उसको जितनी मान्यता मिलनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं मिल पा रही। एक तो कसक ये थी। ज्यादातर किताबें उन्होंने हंस प्रकाशन से खुद ही छापी अपनी। दूसरी कसक इस बात की थी कि अपना रास्ता अलग तरह से तलाशने के बावजूद
पहचान उनको ज्यादातर मिली प्रेमचंद के बेटे के रूप में। प्रेमचंद के बेटे के रूप में ही उनको देखा गया, और बहुत थोड़ा आगे बढ़े तो प्रेमचंद के जीवनीकार के रूप में। हालांकि इस पर कोई शक नहीं कि प्रेमचंद की लिखी जीवनी उनकी जो है वो, जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही, कि वो एक प्रकार से मिसाल है, एक प्रतिमान है वो जीवनी साहित्य का। तो एक कसक उनको इस बात की थी कि प्रेमचंद के बेटे के रूप में, और तीसरी कसक उनको इस बात की थी कि जो प्रगतिशील लेखक संघ में रामविलास जी बार बार प्रहार कर रहे थे लेखकों पर, रांगे राघव पर, राहुल पर, बहुत लिस्ट थी पूरी। तो किस प्रकार लेखक गण दूर होते जा रहे हैं, और उन्होंने जो इनके जो जवाब दिए, जो आरोप लग रहे थे रामविलास जी द्वारा इन पर लगाए जा रहे थे इन लेखकों पर, उन आरोपों को निरस्त करते हुए या उन आरोपों को अलग करके उन लेखकों का मूल्यांकन करने का जो प्रयास अमृत राय जी कर रहे थे, उसको भी गंभीरता से कितना लिया जा रहा है, इस पर भी अमृत राय जी को थोड़ा शक था। तो खैर, तो अमृत राय जी कहने का आशय मेरा ये है कि ठीक है, वो अमृत जी के प्रेमचंद जी के बेटे थे, और प्रेमचंद जी के बेटे के रूप में उन्होंने जो पिता के प्रति कर्तव्य होता है वो उस रूप में ही नहीं, बल्कि एक लेखक के प्रति जो कर्तव्य होता है, प्रेमचंद सिर्फ पिता ही नहीं थे उनके। प्रेमचंद का एक कद लेखक के रूप में सब अभी बताया अवधेश जी ने कि कैसे वो खुला जो काम किया, जीवनी का लिख करके जो काम किया अमृत जी ने, उस जीवनी के माध्यम से कितना उनका व्यक्तित्व खुला प्रेमचंद का, ये अपनी जगह बिल्कुल प्रामाणिक बात है। लेकिन प्रेमचंद के बेटे होकर भी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेमचंद से निसंग होने का कैसा संघर्ष अमृत जी कर रहे थे, ये भी देखना चाहिए। अमृत जी के वैचारिक उन्मेषों से हम जान सकते हैं। इसकी एक मिसाल याद आती है। जिन दिनों प्रगतिशील लेखक संघ में शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा आदि के बीच बहस जोरों पर चल रही थी कि हिंदी के रचनात्मक लेखन को पार्टी प्रोग्राम से सीधे जोड़ा जाना कितना उचित है, कितना अनुचित, अथवा प्रोपेगेंडिस्ट होना कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी, ये बहसें थी उस समय। तो उन दिनों जब ये बहसें चल रही थी, उन दिनों अमृत राय ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नाम का जो श्यामलाल गुप्त पार्षद का गीत है, और जो खूब आप जानते हैं कि बताने की जरूरत नहीं कि आजादी के दौर में लोग जेल जाते थे, फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते थे इस तरह के गीतों को गाते हुए। तो ये प्रेमचंद की राय क्या थी इस गीत के बारे में, और प्रेमचंद से अलग अमृत राय की राय क्या थी, आप देख सकते हैं। प्रेमचंद की राय ये थी, प्रेमचंद ने जो साहित्य का उद्देश्य शीर्षक निबंध है उसमें एक जगह लिखा है, उन्होंने लिखा कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जैसा भाव शून्य, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं भाव शून्य, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जैसा भाव शून्य गीत हमारे राष्ट्रीय जीवन में इतना प्रचार पा रहा है। ये शिकायत है प्रेमचंद को। वंदे मातरम को यदि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के मुकाबले में रखकर देखिए तो मालूम पड़ेगा कि आपकी लापरवाही ने हिंदी साहित्य को कितना नीचे गिरा दिया। ये मूल्यांकन कर रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा कर प्रेमचंद। वंदे मातरम के मुकाबले रख करके देखिए तो ये उत्कृष्ट कृति नहीं है, इसको काव्य नहीं कह सकते, भाव शून्य तक कह दिया इस गीत को। लेकिन अमृत राय के उत्साह का आलम यह था कि प्रेमचंद को अनसुना करके वे अब भी ताल ठोक कर यही कह रहे थे कि विजयी तिरंगा प्यारा को श्रेष्ठ साहित्य न कहने की धृष्टता कौन करेगा।
यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का भी महत्व है साहित्य में, ये अमृत राय का मत था। तो इस तरह के प्रश्न अब देखिए प्रेमचंद से अलग राय, ये जो एक विवेक है अमृत राय जी का, इस विवेक को तिलांजलि देने के लिए वो कभी किसी कीमत पर तैयार नहीं हुए अमृत जी। अपनी भाषा के, अभी कहा गया ना कि वो जो लिखते थे पहले उर्दू में, अवधेश जी ने बहुत सी बातें बताई आपको कि कैसे वो लिखते थे पहले उर्दू में फिर हिंदी में आए इस तरह का, और फिर उन पर आरोप भी लगा कि हिंदूवादी मानसिकता है वगैरह जो होता है सब। तो लेकिन अपनी भाषा के निजी रचाव के मामले में भी अमृत राय जी की सजगता गौर करने योग्य। प्रगतिशील आंदोलन के इतिहास में पार्टीगत आधारों पर संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रश्न चाहे कितना भी विवादास्पद रहा हो, लेकिन भाषा के संदर्भ में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रगतिशील लेखन के लिए उपयुक्त मानसिकता तैयार करने में हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के लेखकों ने अपना संयुक्त मोर्चा बनाकर चलने में कभी कोताही नहीं की। अमृत राय की भाषा हिंदी उर्दू के संयुक्त मोर्चा की अनूठी मिसाल है। प्रेमचंद से भी हिंदी के अन्य प्रगतिशील लेखकों की जो भाषा, उसमें आप देखें कहीं कोई तत्सम की ओर चला गया, कहीं कोई उसके तद्भव वगैरह की बात करने लगा, लेकिन अमृत राय जी की भाषा में मानो भाषा का भी एक संयुक्त मोर्चा है। हिंदी का स्वरूप अमृत राय के यहाँ एक ऐसे अस्त्र के रूप में गढ़े जाने की कोशिश के तौर पर आता है जो हिंदी और उर्दू के दो संप्रदायों के बीच लड़ाई का औजार बनाने की तैयारी करने में जो लोग लगे रहे उनको नाकाम करने में योग देता है। भाषा संबंधी दृष्टिकोण को सांप्रदायिक रंग देने की बहुत कोशिशें होती रही, आज भी हो रही हैं। अमृत राय का लेखन उसका खिलाफ एक सतत लड़ाई लड़ता हुआ देखा जाता है। और फिर उसी जो एक महत्वाकांक्षी निष्पत्ति उनकी इन उर्दू और हिंदी का संयुक्त रूप बनाने की, या उनके बीच सांप्रदायिकता का तत्व ढूंढने वालों के विरुद्ध जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया अंग्रेजी में, उसके बारे में आप जानते हैं, जो किताब है उनकी ए हाउस डिवाइडेड। तो इस तरह भाषा संबंधी दृष्टिकोण भी, हालांकि बाद में भाषा को लेकर के भी प्रगतिशील लेखकों में भी एक तबका ऐसा रहा जिसने उर्दू का विरोध किया। राहुल जी के यहाँ भी आप पाएंगे कुछ ऐसे प्रसंग, और रामविलास जी के यहाँ भी पाएंगे। तो उर्दू और हिंदी के रिश्ते को लेकर के भी विवाद बहुत रहा, लेकिन उस सारे विवाद के बीच अमृत जी का जो मत था, वो जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की अमृत जी ने अपने लेखन में, उससे हमको पता चलता है कि वो किस तरीके से एक उस पूरे विवाद में, भाषाई विवाद में कैसे अपना रास्ता अलग निकाल रहे। हंस के जो अंक अमृत राय जी ने संपादित किए सन 42 से सन 52 के बीच तक आप देखें, उसमें बहुत सी विचारोत्तेजक बहसें जो उस समय प्रगतिशील लेखन को लेकर चल रही थी दर्ज है। और यह दर्द भी दर्द है जो कई बार अपने वैचारिक खुलेपन के लिए अमृत जी को डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे अपने ही साथियों से उपहार में मिला था। सन 46 के हंस के एक अंक में संपादकीय टिप्पणी का शीर्षक था, अपने ही देश में हम परदेशी हैं। अमृत राय जी ने शीर्षक दिया था, अपने ही देश में हम परदेशी हैं। इसके दो वाक्य आप पढ़ लीजिए, आपको उन दो वाक्यों से न केवल ये पता लग जाएगा कि उस वक्त चल रही बहस के दो मूल बिंदु क्या थे, बल्कि आप यह भी जान लेंगे कि अमृत राय पूरी दृढ़ता से किस बिंदु पर डटे थे। अमृत राय लिखते हैं,
रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में अनुभूति का ही खरा सिक्का चलता है, कोरेवाद पीछे छूट जाते हैं। वादों को भी अनुभूति के माध्यम से आना पड़ता है। अब ये विचारधारा के प्रश्न को कैसे सहज ढंग से कह दिया। विचारधारात्मक स्तर पर आप किसी भी बात के पक्ष में हों, लेकिन लेखन में जब तक आपका विचार अनुभूति से एक मेक होकर के नहीं आता, तब तक आप प्रगतिशीलता का दम कितना ही भरें, लेकिन जन स्वीकार्य वो नहीं होगा। साहित्य के पाठकों के लिए वो स्वीकार्य, सामान्य पाठकों के लिए वो स्वीकार्य नहीं होगा। नई कहानियां जो पत्रिका अमृत राय जी के हाथ में आई, मैंने बताया अभी पहले, तो अमृत नई कहानियां तक आते आते प्रगतिशील लेखन की सतह के कई प्रश्न इतिहास की तलहटी में जा चुके थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ सन 68 के आसपास जो नई कहानियां के 67-68 में जो नई कहानियां के अंक निकाल रहे थे अमृत राय जी, उसमें आप देखें कि वो विवाद थोड़ा ठंडा पड़ गया है, लेकिन अमृत राय जी अब भी प्रतिबद्धता, सहजता, विचारधारा और अनुभव, साहित्य और समाज वगैरह पर जो संपादकीय टिप्पणियां लिख रहे हैं। और तो और उस जमाने में समांतर आंदोलन वगैरह चल रहा था। नई कहानियां में कमलेश्वर या सारिका में कमलेश्वर थे, तो सारिका में देखो कमलेश्वर जी ने वो समांतर कहानी आंदोलन चलाया था। तो नई कहानी से लेकर के, नई कहानी आंदोलन से लेकर के समांतर कहानी तक चले आए थे। अमृत राय जी ने कहा नहीं, यह प्रगतिशील लेखन की बुनियादी शर्त है कि हमको सहजता से कहानी बहुत प्रयोग आप करेंगे, कहानी में बहुत निबंधात्मक कहानी बना देंगे, कथा तत्व का ह्रास हो जाएगा तो, या उसमें किस्सा गोई खत्म हो जाएगी तो पाठक दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने, अमृत राय जी ने प्रतिबद्धता और सहजता के रिश्ते पर बात ही नहीं की, बल्कि बाकायदा उनके मन में एक अवधारणा बनी सहज कहानी की। एक पद ही उन्होंने अपना जो कहानी संबंधी दृष्टिकोण उनका है, उसके लिए सहज कहानी और सहज कहानी के पक्ष में उन्होंने कई संपादकीय लिखे। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि अमृत राय जी किसी भी सवाल को बड़े चौकन्ने ढंग से जब अपने सामने पेश पाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपने सहज विवेक, अपना विवेक, बल्कि उन्होंने एक जगह लिखा भी है, ये विचारधारा और साहित्य नाम की जो उनकी पुस्तक है, उसमें अपने बारे में लिखा है, अपने मन के बारे में लिखा कि मेरा मन जैसा कुछ बना था वैसी शिविरबद्धता मेरे लिए कभी संभव नहीं रही, पर इसका मुझे कोई खेद भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अंततः अपना विवेक ही सबसे अच्छा जीवन सहचर होता है। ये उनका अपना विवेक ही जीवन का सच्चा सहचर होता है। अभी अपना विवेक कई बार इसको समझने में भूल भी जाती है। क्या अमृत राय जिसे अपना विवेक कह रहे हैं, वो क्या उनकी व्यक्तिगत जिदों का कोई समुच्चय मात्र था? ऐसा नहीं समझना चाहिए। असल में उस दौर में प्रगतिशील आंदोलन में प्रवेश कर रही खेमेबंदी के कारण जाने अनजाने कुछ विघटनवादी आग्रह पैदा होने लगे थे। तो उन विघटनवादी आग्रहों के विरुद्ध एक ऐसा नजरिया बने जो बजाय अलग करने के नए लेखकों को अपने साथ लेने की कोई दिशा उद्घाटित करे। एक नजरिया, अमृत राय जी एक नजरिया तलाश रहे थे, ऐसा नजरिया जो जोड़ने के काम आवे। लेकिन विडंबना ये हुई कि इस नजरिए के वस्तुपरक स्वरूप के विकास की दिशा में
अग्रसर होने के लिए जिस संगठनात्मक मुस्तैदी की जरूरत थी, उस मुस्तैदी को हमारे कई प्रगतिशील साथियों की आत्ममुग्धता की नजर लग गई। खुद संगठन के भीतर, और देखिए ये बात आज भी है, आज भी हम लोग, मतभेद होना स्वाभाविक है, असहमतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी शाखाएं प्रशाखाएं होती गई, मित्र इतने अलग अलग रास्ते पर चलते गए और कोई मानने को तैयार नहीं, आत्मालोचन के लिए कोई तैयार नहीं। सब की शुद्धतावाद हम ही हैं, बाकी सब संशोधनवादी हैं। इस तरह के शक शुबह फैलते चले गए और वो आंदोलन जो शुरू हुआ था सन 36, जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें पता नहीं पूरे देश के कितनी भाषाओं के लेखक जुड़ने के आसार नजर आने लगे थे। धीरे धीरे वहां से लेकर आज तक हम आते आते कहां पहुंच गए। ये जो एक वास्तविकता है, इस वास्तविकता के बारे में अमृत राय जी उस समय सचेत थे और आज भी हमारे सचेत होने की आवश्यकता है। आज भी जैसे सपना देखते नींद में सपना देखते हुए लोग बड़बड़ा उठते हैं, वैसे आज भी हम कई बार बड़बड़ाने लगते हैं, संयुक्त मोर्चा संयुक्त मोर्चा। लेकिन सवाल ये सोते में नहीं, जागते हुए संयुक्त मोर्चा की कोई परिकल्पना जो जिसके लिए अमृत राय जी और रामविलास जी के बीच जो बहसें चल रही थी, उन बहसों से गुजरते हुए अगर हम देखें तो आज भी अमृत राय जी के बहुत से सवाल जो उस समय उन्होंने उठाए थे वो आज भी गौरतलब है। जो खास बाधाएं संयुक्त मोर्चा बनने में देख रहे थे अमृत राय जी, वो उनको हम, वैसे तो बहुत सी बातें गिनाई है उन्होंने, लेकिन हम खास बातें 3 ही यहाँ पर मोटे तौर पर सामने लाना जरूरी समझते हैं। पहली बाधा तो अमृत राय जी को ये दिख रही थी कि हमारे सिद्धांतकारों में आत्मालोचना के साहस का अभाव है। पर आलोचना बहुत है, अमुक ऐसे हैं अपने ही साथियों की, यानी आलोचना में मोह मुक्तता और निर्ममता है, पर खुद अपने प्रति उतनी निर्ममता वो भी जांचने पर होनी चाहिए, लेखकों में नहीं हो। ये अमृत राय जी ने पहली बाधा बताई। उनके नजर ये थी कि संगठन के भीतर पनपते जाना। के हवाले से अमृत राय जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि उदारपंथ निम्न मध्यम वर्ग की स्वार्थपरता से पैदा हो, स्वार्थपरता से जो व्यक्ति के हित के आगे क्रांति के हित को गौण समझती। तो ये उदारपंथी प्रवृत्ति, यानी अगर हमारा कोई निकट का व्यक्ति है तो उसको उसकी जो कमियां हैं उसको नजरअंदाज कर देना, उसको जस्टिफाई करने लगना, और अगर कोई हमसे मतभेद रखने वाला है तो उसकी कमियों को ज्यादा उभारना। तो अपने प्रति उदार होना और बाहर जिनसे हम मतभेद रखते हैं उनको ज्यादा कटघरे में खड़ा करना, ये जो है, तो अपने प्रति भी उदार। अगर हम दूसरों की आलोचना कर रहे हैं तो इतने उदार अपने साथ चलने वालों के प्रति ना हो जाए कि उनकी कमियों को न देखें। तो ये एक जो उदारपंथी प्रवृत्ति की जो चीजें थी उन पर भी अमृत राय उंगली रखते हैं। और तीसरी बात, अपने देश काल की परिस्थितियों के बोध जिसमें जन चेतना भी शामिल है, उसमें स्पष्टता का न होना। किताबी तौर पर कुछ सूत्र रटते रहना, बार बार कुछ नाम लेते रहना। असल सवाल तो रचना से
आवाज तो रचना से आनी चाहिए ना। उस अनुभव जो आप रचना में दे रहे हैं, उस संवेदना जो आप रचना में दे रहे हैं, उस रचना से ये आवाज आनी चाहिए कि आप किस तरह की विचारधारा का कौन सा रूप आप अपना आत्मसात कर चुके हैं, अपने व्यवहार में उतार चुके हैं। तो वो आपके रचना के माध्यम से आना चाहिए। इन तीनों बाधाओं के कारण अमृत राय जी देख रहे थे कि संयुक्त मोर्चा बनने में बाधा है। और खासतौर से अमृत जी, उन्होंने रामविलास जी ने उस समय एक पत्रिका निकलती थी उदयन, तो उदयन में रामविलास जी ने पंत, राहुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, अश्क, शिवराम सिंह चौहान, रांगे राघव, सबको एक लाठी से हाँकते हुए सरकार का फर्मा बरदार तय करके किनारे कर दिया। तो ऐसे वक्त पर अमृत राय जी बाकायदा तर्कों के साथ कि कैसे इन साथियों से अगर हम अपने को दूर कर लेंगे किसी न किसी खामी के नाम पर, तो कमजोर ही होंगे। तो ये हमारी कमजोरी इस तरह हमको न अपने असर में लेने पाए, हमारी शक्ति न कम होने पाए, इसके लिए अमृत राय जी, जो जिसे उन्होंने कहा था अपना विवेक, तो उनका अपना विवेक ये कहता था कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये विघटन की ओर ले जाएगा हमको। अच्छा, अमृत राय जी ने ये भी कहा कि भाई ठीक है, राहुल के बारे में आपने एक टिप्पणी कर दी, आपने रांगे राहुल के बारे में टिप्पणी कर दी, सब कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर वे लोग वृंदावन वर्मा, वृंदावन बाबू, जो ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहे थे, अमृतलाल नागर, तो क्या इन साथियों में कोई, जिस तरीके से रामविलास जी इन पर लिख रहे थे, एकदम सकारात्मक प्रशंसात्मक रूप में लिख रहे थे, तो कहते क्या इनमें कोई अंतर्विरोध नहीं आपको दिखते? केवल आपको राहुल में ही अंतर्विरोध दिखते हैं, रांगे राघव में ही दिखते हैं, शिवराज सिंह चौहान में ही दिखते हैं, आचार्य द्विवेदी में ही दिखते हैं, पंत में ही दिखते हैं। तो मूल प्रश्न ये था कि आप जिनको समाजवाद का शत्रु कह रहे हैं, राहुल के बारे में रामविलास जी ने लिख दिया कि वर्ग संघर्ष पर पर्दा डाल रहे हैं राहुल अपने लेखन से, और माउंट बैटन मार्का आजादी के पक्षधर है। यानी माउंट बैटन मार्का आजादी मतलब जो आजादी मिली, उस जब आजादी मिली तो उस पर भी बहुत बहस थी कि आजादी नकली है, झूठी है, कि वास्तविक है जो हम पाना चाह रहे थे, वो बहस थी उस समय। तो राहुल को माउंट बैटन मार्का आजादी, वो आजादी जो मिली है, उसको राहुल जी उसके खिलाफ नहीं बोलते। तो इस तरह की शिकायत, समाजवाद के दुश्मन है राहुल जी। तो ये सब जो बातें रामविलास जी के यहाँ आ रही थी, रामविलास जी के तर्क अपने थे, लेकिन अमृत राय जी का विवेक ये कहता था कि इस तरह से सीधे टिप्पणियां करना समाजवाद के दुश्मन है, पंत जी पूंजीपतियों के दलाल है, इस तरह सीधे सीधे लाठी भांज देना ये उचित नहीं है। तर्क होने चाहिए, आपकी मान्यताएं होनी चाहिए, आपको पूरा मत देने का पूरा अधिकार है, मान्यता रखने का पूरा अधिकार है, हर एक को है, लेकिन सिरे से खारिज कर देना ये उचित नहीं है। क्या कुछ भी इन लोगों में ऐसा नहीं है जो प्रगतिशील लेखन की दिशा में थोड़ा भी जोड़ने वाला हो? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है? तो यूं हम देखते हैं कि अमृत राय जी की चिंता का मूल बिंदु यही था कि यह जो बहसें चल रही हैं, उन बहसों में लोग शामिल हों, तर्क वितर्क करें, ये सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद साथियों को खोते जाना और खुद को कमजोर करते जाना, ये जो आत्मघाती प्रवृत्ति प्रगतिशील संघ में या प्रगतिशील आंदोलन में चल रही है, वो किसी प्रकार खत्म हो, ये चिंता अमृत जी की थी। अब वो चिंता कितनी फलीभूत हुई, कितनी नहीं हुई, ये तो अलग सवाल है। और आज भी मैं कहता हूं कि जब मैं अमृत राय जी के बारे में ये सब बातें कह रहा हूं,
तो मेरा मंतव्य कतई ये नहीं है कि मैं रामविलास जी को एकदम उसी तरीके से देखूं जिस तरह अमृत राय देख रहे थे। लेकिन फिर ये भी है कि पंत और राहुल और रांगी राघव को उस तरह देखूं एकदम जैसे कि रामविलास जी देख रहे थे, ये भी उचित नहीं। तो अपना विवेक रखते हुए ऐसी कोशिश करना कि प्रगतिशील मूल्यों के पक्ष में हम कमजोर न पड़ने पाए और आगे ऐसी दिशा तलाश सकें। अब देखिए आजकल असल में हुआ क्या कि लगातार प्रगतिशील लेखक आंदोलन में हम देखते हैं कि जन आंदोलनों से हमारा संबंध कटता गया। अमृत राय जी ने एक बात ये भी एक जगह ये भी लिखा है कि क्या वजह ऐसी है कि प्रेमचंद जिस तरह किसानों के बारे में लिख रहे थे, आजादी के बाद उतने ही उत्साह के साथ किसानों के बारे में नहीं लिखा गया। और आज किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये सवाल ये बार बार कहा जा रहा है कि तो अमीर किसानों का आंदोलन है। ये अमीर गरीब का भेद करके किसानों को देखने के विरुद्ध, किसान अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, लेकिन किसान किसान है, उसको किसान के रूप में देखा जाए। बहुत पहले आज से अमृत जी ने, अगर आप वो किताब जो उनकी पुस्तिका है साहित्य में संयुक्त मोर्चा, उस पुस्तिका को अगर आप देखें तो उस पुस्तिका में आप एक जगह पाएंगे कि जो उपशीर्षक है वो ये भी है कि किसान आंदोलन चल रहे थे लेकिन किसानों पर रचनाएं उतनी नहीं आ रही थी। विजय देवनारायण शाही एक बात बड़ी मार्के ही कहा करते थे, अब तो खैर शायद वो बात लागू नहीं होगी, लेकिन जिस समय उन्होंने कही थी शाही जी ने, उस समय लागू होती थी। वो कहते थे कि हम लोग भले ही किसानी के पेशे में न हो, हम निम्न मध्यवर्ग के लोग, लेकिन वो कहते थे, बल्कि जो उनका प्रसिद्ध निबंध है वो जो कविता पर लघु मानव के बहाने, उस निबंध में आप पाए एक वाक्य आता है, शाही लिखते हैं कि हम सबकी चमड़ी पर जरा सा खरोंच, जरा सा खुरचा जाए तो नीचे, बस फौरन नीचे हमको किसानी संवेदना का कोई न कोई लक्षण मिलेगा। लेकिन शाही के जमाने तक तो ये कहा जा सकता था, अमृत राय जी के जमाने में ये कहा जा सकता था, पर आज तो इतना कट गए हैं उस जीवन से हम कि किसानों के आंदोलन में भी हम प्रगतिशील चेतना वाले लोगों को उस तरह शिरकत करते नहीं पा रहे हैं, न उन पर रचनाएं लिखी जा रही हैं। तो ये सब बातें अमृत राय जी सोच रहे थे अपने जमाने में, उन बातों का महत्व आज भी है और संयुक्त मोर्चा का प्रश्न आज भी बार बार उठता है। तो मैं समझता हूं इस संदर्भ में अमृत राय जी को विशेष रूप से देखे जाने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही समृद्ध करने वाला व्याख्यान रहा ये। बहुत ही ठीक आपने इस बात पर बल दिया कि अमृत राय के बहाने, अमृत राय की जनप्रति पर बात करना सिर्फ अमृत राय के ऊपर बात करना नहीं है, असल में अमृत राय के बहाने पूरी प्रगतिशील आंदोलन की साहित्य धारा की बहसों पर, संवादों पर भी बात करना है और बात करना जरूरी है, जो जिसके माध्यम से, जिसके बीच से गुजर कर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा साहित्य, हमारी साहित्यिक बहसें, साहित्यिक आंदोलन यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत ही ठीक तरीके से सर ने रेखांकित किया इस बात को, बार बार कहा उन्होंने कि प्रगतिशील आंदोलन की जो धारा है वो कोई एक रेखीय धारा नहीं है, उसमें बहुत सारी बहसें हैं, बहुत सारे संवाद हैं, उन संवादों पर भी बात करनी चाहिए और उसका एक पहलू अमृत राय से जाकर के जुड़ता है। विलास शर्मा, नामवर सिंह जैसे लोग भी प्रगतिशील आंदोलन का एक पक्ष हैं, कि एक धारा है। शिवदान सिंह चौहान, यशपाल, अमृत राय, रांगे राघव
जैसे लोग भी जिन्होंने प्रगतिशील आंदोलन की धारा को, बहसों को आगे बढ़ाया है और बहुत ही हिंदी समाज के ऊपर ऋण है, उन सब चीजों पर बात करना असल में अमृत राय की जन्मशती पर बात करना है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपका आभार। मैं देख रहा था कि टिप्पणियों में कुछ लोग लिख रहे थे कि लगातार प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी को सुनना मंत्रमुग्ध होना होता है। बहुत धन्यवाद महसूस करता हूं सर, बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति कि आपने इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान को प्रगतिशील आंदोलन की धारा और अमृत राय लेकर के केंद्रित करके ये व्याख्यान दिया है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने अमृत राय के जीवन के बहाने बहुत सारी चीजों को उसको व्यक्त किया, उसको बताया कि प्रेमचंद और रामविलास शर्मा और अमृत राय कैसे उनकी दृष्टियों में कहीं कहीं भेद था, कहीं कहीं अंतर था, लेकिन ये सब अंततः हमारे साहित्य के अलग अलग पहलुओं को पूरा करते हैं और हमारे बहुत जरूरी पुरखे हैं जिनके बगैर यहाँ तक पहुंचना संभव नहीं था। प्रोफेसर अवधेश प्रधान को भी हिंदी जनता की तरफ से, मुक्ति पथ की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, बहुत ही धन्यवाद है। और बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद उन साथियों का है, उन दर्शकों का है, उन श्रोताओं का है जो लगातार हमारे कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। हम जो भी इस तरह का बहस मूलक आयोजन करते हैं, वे सब लोग उससे जुड़ करके हमारे कार्यक्रमों को प्रामाणिकता देते हैं, उसको लगातार सुनते हैं, अपना वक्त देते हैं। मैं उन सब के प्रति मुक्तिपथ की तरफ से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्ते, शुभ रात्रि, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।